फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 5 से लेके 11 जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए कौन कौन से सेक्शंस हैं। देखिए कमेंसमेंट है आर्टिकल 5 के अंदर कि कब से आपकी जब से संविधान बना था तब से आपके सिटीजन का राइट क्या रहेगा। और जो माइग्रेंट्स हैं, राइट्स ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान से गए या फिर पाकिस्तान से आए तो उनका क्या राइट्स रहेगा। और जो इंडियन ओरिजिन्स हैं, विदेशों में रहते हैं या जिन बच्चों का जन्म होता है तो उनकी सिटीजनशिप के क्या राइट हैं और पार्लियामेंट की क्या पावर है इसके बारे में तो एक एक करके जानते हैं। आर्टिकल 5 जो कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब संविधान बना है सिटीजनशिप का आपका क्या राइट रहेगा उसके बारे में। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अ पर्सन मस्ट हैव देयर डोमिसाइल परमानेंट होम इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फुलफिल वन ऑफ दीज। देखिए उस जो व्यक्ति सिटीजनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, डोमिसाइल मतलब कि परमानेंट होम कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इनमें से कोई एक शर्त। पहली कंडीशन है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, घर था और साथ में उसका जन्म भी हुआ, ठीक है। और कंडीशन बी है ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म हुआ हो इंडिया के अंदर। तीसरी सी कंडीशन है इसके अंदर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट। देखिए जैसे ही संविधान 1950 में आया उससे जस्ट पहले ही 5 साल से वो कहाँ रह रहा था, ऑर्डिनरीली रह रहा था, कहाँ पर, इंडिया के अंदर रह रहा था 5 years से। तो तभी भी इनमें से कोई भी कंडीशन बन जाएगी +1 के साथ तो वो इंडियन सिटीजन है। देखिए आर्टिकल 5 का एग्जाम्पल है रवि वॉज लिविंग इन इंडिया इन 1950, ही वॉज बॉर्न इन मुंबई इन 1948। देखिए इंडिया में रहता था रवि 1950 में और उसका जन्म 1948 में हुआ मुंबई के अंदर। सिंस ही हैड हिज होम, जो कि उसका घर है, डोमिसाइल इन इंडिया एंड वॉज बॉर्न हेयर, ही ऑटोमेटिकली बिकेम अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 5A। क्योंकि वो देखिए उसका जन्म भी यहीं पे हुआ, उसका घर भी इंडिया के अंदर है, तो इसलिए वो आर्टिकल 5A के हिसाब से वो इंडियन सिटीजन बन जाता है। आगे देखिए आर्टिकल 6 के बारे में बात करते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करे हैं उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 बात करता है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बेसिक कंडीशन है इसकी कि वो इंसान या उसके कोई सा भी फादर या मदर या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट का जन्म कहाँ होना चाहिए, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त इनमें से किसी का जन्म यहाँ पे होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है। फिर सेकंड उसके साथ में जो कंडीशन क्या होगी, देखिए पहला केस है कि वो बिफोर 19 जुलाई 1948 का, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948 से पहले वो माइग्रेट किया हो, माइग्रेट टू इंडिया बिफोर दिस डेट एंड हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस माइग्रेशन। तो देखिए 19 जुलाई 1948 से वो पहले माइग्रेट किया हो और तब से वो इंडिया में रह रहा है, तो एक ये शर्त हो गई। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस है कि ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, या तो 19 जुलाई को या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन बाय एन ऑफिसर, या फिर उसने अपना आप को रजिस्टर कराया हो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, मस्ट रिसाइड फॉर 6 months बिफोर अप्लाइंग। तो वो कम से कम 6 महीने पहले रहेगा, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद, और 6 महीने रहने के बाद वो अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 6 कहता है। इसका एग्जाम्पल है बिफोर कट ऑफ डेट। देखिए पहले से द सिंह फैमिली मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू अमृतसर इन जनवरी 1948 बिफोर जुलाई 19। तो देखिए सिंह फैमिली जो है लाहौर से अमृतसर आई जनवरी 1948 में, जो कि 19 जुलाई से 1948 से पहले की बात है। दे स्टेड इन इंडिया देयर आफ्टर, और उसके बाद वो रहे इंडिया में। दे ऑटोमेटिकली बिकेम सिटीजन्स, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही सिटीजन बन गए। अब मान लीजिए आफ्टर कट ऑफ डेट जो है 19 जुलाई 1948 के बाद वाला जो क्या केस रहेगा, इफ़ दे हैड कम इन अगस्त 1948, अगर वो कब आते, अगस्त में आते 1948 के, जो कि 19 जुलाई के बाद है, दे वुड हैव नीडेड टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट आफ्टर लिविंग इन इंडिया फॉर 6 months। तो पहले वो 6 महीने रहते देश के अंदर, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके उसको रजिस्टर कराते, तब जाके वो सिटीजन कहलाएंगे। आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ
सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अभी देखिए रिवर्सल रूल है ये, तो जो लोग पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे उनकी सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 7 का इंग्रेडिएंट्स हैं, देखिए माइग्रेशन, ए पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। देखिए इसके अंदर डेट जो इम्पोर्टेंट है वो 1 मार्च 1947 है। अगर वो इंसान इस डेट का के बाद पाकिस्तान इंडियन टेरिटरी से वो कहाँ चला गया है, वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गया है। दूसरी चीज़ है कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उसके, सच अ पर्सन शैल नॉट बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ दे क्वालिफाई अंडर आर्टिकल 5 और 6। देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर 1 मार्च 1947 के बाद आप इंडियन टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में चले गए हैं तो आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, और चाहे आप जो है आर्टिकल 5 और 6 के अंदर क्वालिफाई करते हो, मान लीजिए आपके फादर का आपका जन्म या जो भी है ये आपका घर था, तो ये नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, इफ़ दे रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर सेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न। मान लीजिए उन्होंने परमिशन ली है, ठीक है, कि मतलब कुछ लोगों को अलाउड था ना, क्योंकि काफ़ी बाद में भी काफ़ी लोगों के माइग्रेशन हुए हैं, तो और क्योंकि जैसे इंडियंस जिनको आना था वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो अगर उनको परमिट मिला है तो फिर उनको उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसका एग्जाम्पल है, देखिए सिटीजनशिप कब आपकी खो जाएगी, लॉस ऑफ सिटीजनशिप है। अली मूव टू कराची इन मई 1947। देखिए मार्च के बाद गया है वो, तो इंडिया से उसने कहाँ मूव कर लिया, कराची चला गया 1947 में। इवन दो ही हैज़ बॉर्न इन इंडिया ही लॉस्ट हिज इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज ही माइग्रेटेड टू इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर मार्च 1 1947। देखिए उसका जन्म भी यहीं हुआ, घर भी हुआ करता था यहाँ पे, तो वो लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सिटीजनशिप चली गई क्योंकि वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गया 1 मार्च 1947 के बाद। इसका एक्सेप्शन है रिटर्न का, लेटर ही गॉट अ परमिट टू रिटर्न एंड सेटल इन इंडिया इन 1949 ही कैन नाउ बिकम अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 6 क्लोज बी रूल्स। अब मान लीजिए बाद में क्या हुआ, उसने परमिट ले ली इंडियन गवर्नमेंट से इंडिया में सेटल होने की, तो 1949 के अंदर, तो अब जो है 6B के अंदर, आर्टिकल 6B के अंदर वो क्या है, वापस से सिटीजन बन सकता है इंडिया का। आर्टिकल 8 के बारे में आते हैं, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो उन लोगों की सिटीजनशिप को, जो लोग क्या है कि इंडिया के इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के ही मतलब जन्मे हैं, उनकी जो है सिटीजनशिप भी इंडियन हो सकती है। तो वो उनके जो जैसे बच्चे वगैरह जो पैदा होते हैं उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये रजिस्ट्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 8 के इंग्रेडिएंट्स हैं, डिज़ाइन फॉर द इंडियन डिस्पोरा अब्रॉड। तो ओरिजिन, द पर्सन और एनी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो जो वो व्यक्ति या उसके जो पेरेंट हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट हैं उनका जो है जन्म जो है अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, जब इंडियन पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ तब जन्म हुआ। रेसिडेंस की बात है, द पर्सन इज़ ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर मान लीजिए वो ऑर्डिनरीली रह रहा है इंडिया से बाहर, जैसे कि यूके यूएसए में, तो एक तो ये बात हो गई। फिर इसका एक्शन क्या होगा, दे मस्ट रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री। तो आपको जाके एम्बेसी में जाना होगा, डिप्लोमेट के पास या कॉन्सुलर के पास में, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। देखिए मोस्टली ये रहता है कि बच्चे जो ऐसे पैदा होते हैं ना उनकी बात ज़्यादा होती है, जब उनका जन्म होता है बाहर देश के अंदर तो उनकी सिटीजनशिप इस तरीके से अप्लाई की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे रजिस्ट्रेशन अब्रॉड, सुनीता वॉज बॉर्न इन लंडन, हर फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1930। देखिए सुनीता का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन उसके जो फादर थे उनका जन्म 1930 में इंडिया में हुआ। शी अप्लाइड टू द इंडियन एम्बेसी इन लंदन टू बी एन इंडियन सिटीजन, शी बिकम अ सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए अब क्या करेगी वो, जो इंडियन एम्बेसी है लंदन में वहाँ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जाके अप्लाई करेगी सिटीजनशिप के लिए, और फिर वो बाय रजिस्ट्रेशन अपने आप को रजिस्टर करा के इंडिया की सिटीजनशिप ले लेगी। अब देखिए डुअल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब कि आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है और अगर आप कहीं और किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कैनेडियन बन जाते हैं, यूएसए की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आप फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती डुअल सिटीजनशिप को। इंग्रेडिएंट्स हैं, वॉलेंटरीली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। आप अपनी मर्जी से जो है दूसरे देश की नागरिकता सिटीजनशिप ले लेते हैं। देखिए, और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, क्या होगा,
सीज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फिर आप जो है इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। दिस प्रिवेंट डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि ये डुअल सिटीजनशिप जैसे मैंने कहा वो अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल, राज बिकेम अ यूएस सिटीजन इन 1951। देखिए वो यूएस का सिटीजन बन गया राज 1951 में। ही ऑटोमेटिकली लूजेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, ही कैन नॉट होल्ड बोथ यूएस एंड इंडियन पासपोर्ट। तो वो खुद से ही जैसे उसने यूएस का नागरिक बना वैसे ही वो इंडिया का इंडियन सिटीजनशिप उसकी चली गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो दो दो पासपोर्ट नहीं रख सकता, ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स। देखिए आपकी जो सिटीजनशिप है आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सिटीजनशिप एक बार बन गई है तो वो फिर वहाँ से अपने आप से ही वो अपने आप से क्या कहते हैं वो अपने आप से अपडेट रहेगी, मतलब अपडेट का मतलब अपडेट नहीं, मतलब आप कंटिन्यू रहेंगे सिटीजन इंडिया के। एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 5 to 8 शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन। अगर आप जो है 5, 6, 7, 8 आर्टिकल की जो कंडीशन है उनको फुलफिल करके इंडियन सिटीजन हैं तो फिर आप कंटिन्यू रहेंगे। कंडीशन क्या है, दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। लेकिन शर्त यह है कि अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा चेंज करा तो फिर वो, जैसे कि सीए वगैरह की बात चल रही थी जैसे, है ना, तो वो अलाउड है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इसमें चीज़ें चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे वंस यू आर ए सिटीजन यू रिमेन वन, जब जैसे अगर आप सिटीजन हैं तो आप हमेशा बने रहेंगे। यू डोंट नीड टू री अप्लाई एवरी ईयर, आपको हर बार जाके कोई फॉर्म नहीं फिल करना है अप्लाई करने के लिए। हाउएवर पार्लियामेंट कैन चेंज द रूल्स लाइक दिस सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो पार्लियामेंट के पास पावर है रूल्स बदलने की, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट ही 1955 जैसे बनाया था तब उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज करी थी। अब आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट की पावर के बारे में बताता है, इससे रिलेटेड रूल या लॉ लाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, नथिंग इन आर्टिकल 5 to 10 रिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्स पावर। देखिए जितने भी आर्टिकल हैं सिटीजनशिप के 5 से लेकर 10 तक वाले, उसमें जो है बिल्कुल भी पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पार्लियामेंट बिल्कुल कानून बना सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग, वो कोई सा भी प्रोविजन बना सकती है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की, मतलब कैसे आप सिटीजन बन जाएंगे, कैसे एक्वायर करेंगे सिटीजनशिप को, और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कैसे आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी मतलब टर्मिनेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यूजिंग आर्टिकल 11 पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच नाउ गवर्न्स हाउ वी गेट सिटीजनशिप टुडे, बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। तो पार्लियामेंट ने ऐसे ही सिटीजनशिप एक्ट को 1955 में लेके आए, आर्टिकल 11 के अंदर लॉ बना के, जो कि अब क्या करता है सिटीजनशिप के बारे में का जो कानून है वो बताता है कि आप कैसे बन सकते हैं आपके जन्म से, डिसेंट से या फिर रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, इसके देखिए केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट। कुलाथी मामू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसके जो फैक्ट्स हैं, ए माइनर बॉय लेफ्ट फॉर पाकिस्तान इन 1948 बट रिटर्न लेटर। एक जो है 18 साल से कम का बच्चा 1948 में पाकिस्तान चला गया इंडिया से, ठीक है, और बाद में वो वापस आता है। द क्वेश्चन वॉज अबाउट हिज सिटीजनशिप स्टेटस अंडर आर्टिकल 6 and 7। तो यहाँ पे जो मेन इशू था कि ये था कि क्या वो सिटीजन बन सकता है आर्टिकल 6 और 7 के हिसाब से। तो इसमें इशू भी यही था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइग्रेटेड। तो माइग्रेटेड का मतलब क्या है आर्टिकल 6 और 7 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइग्रेटेड यूजली मीन्स मूविंग विद इंटेंशन टू चेंज डोमिसाइल। तो माइग्रेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि उसकी उसकी जो है इच्छा थी, मतलब जो उसको समझ थी, और वो एक जगह से अपना डोमिसाइल मतलब अपना प्लेस ऑफ जो रेसिडेंस है उसको वो चेंज कर रहा है। हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 6 and 7 इट हैज़ अ वाइडर मीनिंग। लेकिन जो है आर्टिकल 6 और 7 के अंदर क्या है, इसकी जो है मीनिंग काफ़ी बड़ी है। ठीक है, मूवमेंट करना है किसी टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के अंदर। दूसरा केस लो है इसके अंदर, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। इसके फैक्ट्स हैं, अ लेडी वेंट टू पाकिस्तान, एक औरत जो है पाकिस्तान चली जाती है, लीविंग हर हस्बैंड इन इंडिया, अपने हस्बैंड जो कि उसका इंडियन है, इंडियन हस्बैंड था, वो उसको वहीं छोड़ देती है। शी क्लेम्ड शी कुड नॉट माइग्रेट एज हर डोमिसाइल वॉज टाइड टू हर हस्बैंड। तो वो कह सकती है कि उसको माइग्रेट वाली कैटेगरी में नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उसका हस्बैंड यहीं पर है और उसी का जो डोमिसाइल है वो उसी के साथ जुड़ा रहेगा, जहाँ पति वहाँ पे पत्नी बेसिकली। तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है, ठीक है, जिसको कोर्ट ने नकार दिया था। डज अ वाइफ माइग्रेशन डिपेंड ऑन हर हस्बैंड डोमिसाइल अंडर आर्टिकल 7। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो उसके हस्बैंड की जो डोमिसाइल थी इंडियन डोमिसाइल, तो क्या उसके लिए भी अगर वो माइग्रेशन क्या उसकी के हस्बैंड के पे डिपेंड करेगा कि या नहीं। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। कोर्ट हेल्ड नो, आर्टिकल 7 ओवरराइड्स प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ।
तो 7 ने बिल्कुल क्या किया है, पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को ओवरराइड किया हुआ है। हर फिजिकल एक्ट ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड माइग्रेशन एंड शी लॉस्ट इंडियन सिटीजनशिप। तो जैसे ही उसने एक क्या एक्ट किया, पाकिस्तान जाने का एक्ट किया, माइग्रेशन का एक्ट किया, तो तब से ही उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली गई। तो पति के साथ उसकी डोमिसाइल नहीं बंधी हुई। केस लो है अगला, लुइस डे रेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फैक्ट्स इसके, फॉरेन नेशनल्स हैड बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मैनी ईयर्स एंड क्लेम्ड अ राइट टू रिसाइड परमानेंटली। तो काफ़ी जो बाहर के फॉरेनर्स थे वो इंडिया में रहते थे। उन्होंने कहा कि हम भाई काफ़ी टाइम से रहते हैं, तो हमारा भी राइट बनता है कि यहाँ पे परमानेंट रहने का। तो डू फॉरेनर्स हैव द फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया। तो ये इशू था कि क्या जो फॉरेनर्स हैं, क्या उनका फंडामेंटल राइट है कि इंडिया में वो रह सकते हैं। तो जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 19(1)(e राइट टू रिसाइड इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। तो देखिए आर्टिकल 19(1)(e किसके लिए है, सिर्फ सिटीजन के लिए है। उन्हीं को अधिकार मिला हुआ है जो कि वो इंडिया के नागरिक हैं। जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स हैव आर्टिकल 21, उनके पास सिर्फ आर्टिकल 21 है, इवन आर्टिकल 14 जो कि यहाँ पे बात नहीं कर रहे हम, जो कि राइट टू लाइफ है, बट नॉट द राइट टू सेटल। उनके पास राइट टू लाइफ है, ना कि राइट टू सेटल। तो वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि हम इतने सालों से रहते हैं तो हमें जो है परमानेंटली यहाँ पे रहने दिया जाए। अब अगला केस लो है, इब्राहिम वजीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। फैक्ट्स इसके, एन इंडियन सिटीजन एंटर्ड इंडिया विदाउट ए परमिट। देखिए ये जो व्यक्ति था, ये पहले से ही इंडियन था और क्या करता है, बिना परमिशन के, बिना परमिट के ही वो इंडिया में आ जाता है। तो द इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट अलाउड फॉर हिज डिपोर्टेशन और नॉट। तो ये जो कानून था, इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल, तो क्या इसको यहाँ से इंडिया से बाहर जो है भेजा जा सकता है। देखिए वो पहले से इंडियन सिटीजन है और वो क्या कर रहा है, बिना परमिट के आ रहा है। तो इसमें इशू था, कैन ए सिटीजन भी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया का सिटीजन है, क्या उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। देखिए तो बड़ा ही उल्टी बात है। जजमेंट है इसकी, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द सेक्शन वॉइड। तो बोले कि इस तरह का जो सेक्शन बनाया गया है वो क्या है, वॉइड है, क्योंकि इंडिया का सिटीजन को नहीं कर सकते। वो गलत आया है, जैसे भी आया, वो है तो इंडिया का सिटीजन ना। अ सिटीजन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एंटर्ड एंड रिसाइड इन इंडिया, आर्टिकल 19। तो उसका फंडामेंटल राइट है इंडिया में रहने का। यू कैन नॉट डिपोर्ट योर ओन सिटीजन, आप अपने सिटीजन को डिपोर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll be uploading the more videos soon. Thank you.